हेलो एवरीवन, मैं हूं भरत कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर जेनवी के अकॉर्डिंग है और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में ये जो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है थॉमस हॉब्स, और इसका ये थर्ड पार्ट है, इसी लेसन का थर्ड पार्ट है। क्योंकि इससे पहले हमने थॉमस हॉब्स का बहुत ही फेमस जो सिद्धांत है, हाँ बिल्कुल, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, वो बहुत अच्छे से समझा है। और इससे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में भी जाना था। तो आज हम इनके विचारों को देख रहे आगे। तो आज का जो विचार है या इनके जो सिद्धांत जो कहेंगे विचारधारा, वो हम देखेंगे इनके कानून एवं नागरिक अधिकार के संबंध में। तो ये उसी पार्ट यानी उसी इससे पहले वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड है ये। तो आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले वाला पार्ट जरूर देखें, तो ये वाला पार्ट आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि सामाजिक समझौता सिद्धांत अब ये क्या होता है। तो बताया था कि थॉमस हॉब्स ने कहा कि जब प्राकृतिक अवस्था थी यानी जब राज्य नहीं था, उस समय जो व्यक्ति हैं वो एक तरह से जंगली पशु शरण की तरफ विचरण करता था। तो उसमें न नियम कायदे वगैरह थे, तो वहाँ पे डर वगैरह हुआ करता था, यानी लोगों को अपनी जान माल की भय के डर था, जिस वजह से लोगों ने एक समझौता किया। और समझौते के द्वारा उन्होंने अपनी सब शक्ति वगैरह एक व्यक्ति एक शासन को सौंपी और उससे अपनी सुरक्षा ली, यानी अपना सब कुछ दे के उनसे अपनी सुरक्षा है वो ले ली। तो इस तरह से वो समझौता हुआ था और समझौते के द्वारा ही एक राज्य का उद्भव हुआ, एक राज्य की स्थापना हुई थी। तो अब वो सब समझौता है, ठीक है ना, सामाजिक समझौता। उसी समझौते के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं कि कानून एवं नागरिक अधिकार। यानी अब जब आपको ये पता है कि सामाजिक जो समझौता हुआ है, थॉमस हॉब्स ने जो बात कही थी सामाजिक समझौता। अब इस सामाजिक समझौते का एक सिंपल सा ध्यान रखना है कि ये जो समझौता हुआ है, अब इस समझौते के द्वारा लोगों ने, इस समझौते के द्वारा जो वहाँ पे जिस जगह ये बात आ रही है कि मान लो कि किसी जगह है, तो लोगों ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, ठीक है ना, समर्पण कर दिया। समर्पण करने का मतलब ये है कि सब कुछ है वो सौंप दिया, किसको, राज्य को। किसको सौंप दिया, राज्य को। और राज्य को सौंपा इसलिए क्योंकि वो सामाजिक समझौता, वो सब ने मिलकर समझौता किया। अब इस समझौते के द्वारा एक शक्तिशाली संप्रभुता की स्थापना होती है। संप्रभुतिशील राज्य, यानी एक ऐसा राज्य बनेगा इस समझौते के द्वारा जिसमें उसके पास सर्वोच्च शक्ति होगी और उसी के अकॉर्डिंग राज्य की शासन व्यवस्था चलेगी। कहने का मतलब अगर कानून बनाना है या कुछ भी अगर काम है तो वह राज्य के द्वारा किया जाएगा और लोगों को वह काम करना या उसका आज्ञा का पालन करना होता है। तो ये तो हमने थोड़ा सा पिछले वाला वीडियो था उसका रिकैप करके लिया, थोड़ा शॉर्ट समरी देखा है। आज हम देखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि थॉमस हॉब्स के इस समझौतावादी राज्य में कानून व नागरिक अधिकार के संबंध में क्या विचार है। तो कानून के बारे में आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि इसमें जो कानून है, ठीक है ना, ये जो कानूनी व्यवस्था है वो भी किसके द्वारा जारी की जाएगी, यानी जो कानून बनाने की जो शक्ति है, कानून बनाने की जो शक्ति है वह उस राज्य के पास होगी। कौन सा राज्य, संप्रभु राज्य। कौन सा राज्य, संप्रभु राज्य, इसके पास होगी। इसके द्वारा ही राज्य के अंतर्गत, इसके द्वारा ही कानून बनाए जाएंगे। इसके द्वारा ही कानून बनाए जाएंगे और लागू किए जाएंगे। तो इन कानूनों को जो ये संप्रभु के द्वारा जारी किए जाते हैं, इन कानूनों का पालन है वो कौन करेगा, आम जनता। कौन करेगी, आम जनता। तो आम जनता को इन कानूनों का विरोध करने का अधिकार नहीं है, यानी अवहेलना नहीं करती आम जनता। बस ये ध्यान रखिए आप। थॉमस हॉब्स ने कहा कि संप्रभु की जो राज्य की बात आती है, यानी एक समझौतावादी राज्य है, तो इसमें कानूनी व्यवस्था यानी कानून लागू करना, बनाया जाना है एक राज्य संप्रभुता के द्वारा जारी की जाएंगी, क्योंकि वही कानून बनाएगा और उसके द्वारा जो कानून है उसकी पालना उस राज्य के अंतर्गत सभी को करनी होगी और उस कानूनों की अवहेलना करने का अधिकार किसी को नहीं होगा। तो ये आप समझ रहे हैं ना, यानी कानून जो है वो अधिकार से संबंधित है कि कानून का रूप एक अधिकार होता है। तो यहाँ पे हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो आप ध्यान रखना है
कि जब हम कानून की बात करें तो आप ज़्यादातर बहुत सारे देशों में देखेंगे कानून के द्वारा ही अधिकार है वो सबके सामने बराबर उपलब्ध होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि कानून लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी। अब यहाँ पे ये बात कही गई इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना। अब ये कानून है वह लिखित भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और अलिखित भी हो सकते हैं। तो इस तरह के कानून का रूप हो सकता है कि वो कानूनी व्यवस्था एक दाव पेश कागजों में भी लिपिबद्ध हो, या एक तरह से बात कर ले हम ब्रिटिश की संविधान व्यवस्था की, तो वहाँ पे कानून है या संविधान है वो लिपिबद्ध नहीं है, यानी लिखा हुआ नहीं है, तो इस तरह से अलिखित। तो यहाँ पे संप्रभु है वो शासन के द्वारा कानून है वो बनाएगा, वो लिखित भी हो सकते हैं या अलिखित भी हो सकते हैं। इसके उपरांत यहाँ पे कहा गया है कि कानून है वो दो तरह से होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये तो हो गए इसके रूप। अब कानून दो तरह के होंगे, वो दो तरह के कानून कैसे हो सकते हैं तो ध्यान रखना है। एक तो होगा प्राकृतिक कानून और दूसरा कानून होगा राजकीय कानून। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अच्छे से डिटेल, तो आपको ये क्लियर रहना चाहिए क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं थॉमस हॉब्स के समझौतावादी राज्य के अंतर्गत कानून की व्यवस्था क्या है। तो कानून है वो लागू किया किसके द्वारा किया जाएगा, उस संप्रभु राज्य के द्वारा, और लोग उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कानून का रूप है वो लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है। अब फिर ध्यान रखना है कि कानून के प्रकार कैसे होंगे। तो कानून के दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो प्राकृतिक कानून, एक राजकीय कानून। अब प्राकृतिक कानून का मतलब होता है कि व्यक्ति को स्वाभाविक रूप में प्राप्त होते हैं, स्वाभाविक रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे नीतिगत जो विचार आते हैं, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। प्राकृतिक कानून बुद्धि, यानी जो ये कानून है वो ऐसे हैं जिनको आदेश या अलंकृत रूप में लागू नहीं किया जा सकता। यानी एक सिंपल सी बात है कि जो प्राकृतिक कानून होते हैं वो राज्य के द्वारा लागू नहीं किए जाते हैं। ये कानूनन यानी राजकीय कानून नहीं होंगे। जैसे हम कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो उसके द्वारा उसी जीवन सुरक्षा का जो अधिकार होता है वो प्राकृतिक कानून होता है, और उसे अपने व्यवहार के द्वारा अपनी शासन अपने जो कहते हैं डेली रूटीन अपने जीवन में वो क्या करता है, तो इसके साथ साथ जो अधिकार लागू होते हैं और उन अधिकारों के तहत ही प्राकृतिक कानून जुड़े होते हैं। अब दूसरी हम बात करें दूसरा कानून, तो दूसरी कानून की बात आती है राजकीय कानून। राजकीय कानून है वो उस राज्य के द्वारा लोगों को व्यवस्थित और शांति मर्यादित बनाए रखने के लिए राज्य के द्वारा लागू किए जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो राजकीय कानून है इसका अगर उल्लंघन किया जाता है तो राजकीय यानी राज्य के द्वारा व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। लेकिन प्राकृतिक कानून ये राज्य के द्वारा नहीं है, तो इस तरह से इसके उल्लंघन पर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है या दंड की व्यवस्था नहीं है। लेकिन एक संप्रभु राज्य के अंतर्गत जो हॉब्स है उसने यहाँ पे कहा है कि कानून उसके द्वारा ही मर्यादित होंगे, क्योंकि कानून सर्वशक्ति है वो उस संप्रभु राज्य के अंतर्गत है, तो वह उसका विधिवत निर्णय करेगा, वितरण भी करेगा। हॉब्स के अनुसार अब एक सिंपल सी बात है वो, और कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान रखना है। हॉब्स के अनुसार व्यक्तियों द्वारा जीवन रक्षा हेतु राज्य का निर्माण किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। राज्य क्यों बना? जीवन की सुरक्षा, क्योंकि इससे पहले स्टार्टिंग वीडियो में मैंने कहा था कि एक समझौतावादी राज्य की स्थापना क्यों हुई, क्योंकि लोगों को अपने जीवन की सुरक्षा को लेकर डर था। तो उन्होंने फिर अपनी सब डर और अपनी शक्ति वगैरह सब एक व्यक्ति को सौंप दिया और उससे कहा कि हमारी पूरी शक्ति है या समर्पण वो आपके साथ है, आप हमारी सेफ्टी और सुरक्षा कीजिए। तो इस तरह से जीवन सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य का निर्माण हुआ। व्यक्तियों को जीवन रक्षा का अधिकार तो राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, जब कभी भी राज्य ऐसा कानून बनाए, यानी सर्वशक्तिशाली राज्य है ना, अगर ऐसा कानून बना दिया जिसके वजह से आम लोगों को जीवन की सुरक्षा का संकट पैदा हो जाए, तब उस व्यक्तियों को, उस लोगों को यह अधिकार है थॉमस हॉब्स के राज्य के अंतर्गत कि वह उस राज्य के अधिकारों की अवहेलना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन की सुरक्षा के मद्देनजर ही तो ये राज्य आया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कानूनी व्यवस्था भी यही है। और बात करें नागरिक अधिकार, तो नागरिक अधिकार हैं वह कानून के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो संप्रभु राज्य है वो जिस तरह की व्यवस्था चाहेगा उसी के अकॉर्डिंग व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है सिंपल सी कि हॉब्स
हॉब्स का ये अर्थ है कि उनके विचारों में नागरिकों के अधिकार कानून की सीमा के अंतर्गत ही संभव है। ये ध्यान रखिए, यानी जो ये अधिकार हैं, ये अधिकार उनको तभी मिलेंगे जब वह कानून का पालन करेंगे, यानी कानून के अंतर्गत। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा ध्यान रखना। थॉमस हॉब्स के अंतर्गत जो अधिकार हैं उन लोगों को मिलेंगे, वह भी कानून के अंतर्गत ही प्राप्त होंगे, यानी जिस तरह से वह संप्रभु राज्य की आज्ञा का पालन करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग उनको अधिकार भी प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे यही सिंपल सी बात आती है, थॉमस हॉब्स ने भी यही कहा है। और आगे बात देखते हैं इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हॉब्स ये नहीं कहता है कि नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता न दी जाए, उनका केवल कहना यही है कि अधिकार कानून द्वारा मर्यादित होने चाहिए, क्योंकि अधिकारों के ऊपर पैरवी देख रेख करने का जो व्यवस्था का जो सिस्टम होता है वो कानून के द्वारा होता है। तो हॉब्स का ये कथन ठीक ही है, क्योंकि प्रत्येक देश में व्यक्तियों के अधिकार आज भी कानून के द्वारा मर्यादित हैं। बिल्कुल हमारे अधिकार भी हैं, हमें प्राप्त हुए हैं, तो एक व्यवस्थित संविधान के अंतर्गत कानूनी प्रणाली बनाई दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये अधिकार प्राप्त होते हैं। जब भी हमारे अधिकारों का आनंद होता है तो हम उस अधिकारों की सेफ्टी करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखें, थॉमस हॉब्स के राज्य के अंतर्गत ये बात आती है। अब दूसरा हम देखते हैं, ये तो आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स के अंतर्गत, क्योंकि देखो ये जो थॉमस हॉब्स हैं ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे ना। तो अब हम बात करेंगे, सबसे अच्छी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है राज्य और सर्च। राज्य एवं सर्च। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि संप्रभुता की जो शक्तिशाली व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत है। यहाँ पे संप्रभु शक्ति है वो इसको राज्य को बनाए, तो संप्रभु जो लोगों ने अपने समझौता किया है वो राज्य से किया है, तो राज्य शक्तिशाली है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि उस समय क्या था कि जब थॉमस हॉब्स की बात करें तो उस समय सर से वो बहुत ही ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। ये एक धार्मिक संस्था थी, लेकिन इसका प्रभाव बढ़ गया था और वह राज्य के कार्यों में दखलंदाजी दे रहा था, तो इसलिए थॉमस हॉब्स टोटल समरी रूप में ये कहता है कि सर्च है वह पूर्ण रूप में राज्य के अंतर्गत रहकर ही अपनी जो मर्यादित व्यवस्था है उसका संचालन करेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए, जब भी पूछा जाता है, बिल्कुल अगर जब भी पूछा जाए परीक्षा में कि थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग राज्य और सर्च में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे आप सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि थॉमस हॉब्स ने राज्य को संप्रभुशाली शक्तिशाली बनाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग सर्च भी काम करेगा, यानी सर्च किसके अधीन रहकर काम करेगा, राज्य उस शासक के अधीन रहते हुए। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब थॉमस हॉब्स की बात करें तो उस समय धर्म भी दो तरह से बटा हुआ था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो संप्रदाय के निरंतर रक्तपान यानी उस समय जो ये संघर्ष हो रहा था ना, तो उसी के मर्यादित थॉमस हॉब्स ने भी एक संप्रभु शक्तिशाली राज्य की स्थापना का उद्देश्य या उसकी पैरवी की है। तो वैसे एक आपको ध्यान रखना है, थॉमस हॉब्स से वो पादरी के पुत्र थे, लेकिन उस समय सर्च की जिस तरह की व्यवस्था थी ना, जिस तरह से वो अधिकारपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा था ना, तो उस पादरी के पुत्र को भी सर्च के ऊपर इतना विश्वास नहीं रह गया। तो उसने कहा कि सर्च भी मर्यादित होकर और राज्य के अधीन रहकर ही कार्य करेगा। यहाँ पे एक चीज़ आती है तो आपको ध्यान रखना है, सांसारिक सत्ता के लिए धर्म गुरुओं को इस प्रकार के संघर्ष में लिप्त देखकर उस पादरी के मन में धर्म के प्रति तृष्णा उत्पन्न हो गई थी और उसे इस विश्वास हो गया कि अराजकता और अव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण क्या है, चर्च। क्योंकि चर्च है और उसके जो पादरी हैं वो क्या कर सकते, उस अधिकार जो है उनको प्राप्त नहीं, उसके अंतर्गत वो दूसरे अधिकारों को भी अधिग्रहण कर रहे हैं। और इस तरह से फिर यहाँ पे शासन व्यवस्था सही नहीं रहती है, क्योंकि एक मयान में दो तलवार नहीं रहती है, यानी एक राज्य में दो शक्तिशाली कह सकते हैं व्यवस्था नहीं रहती है, या तो सर्च रहेगा या फिर राज्य रहेगा। तो यहाँ पे प्रभु शक्तिशाली राज्य है और राज्य के अंदर सर्च को अंतर्गत रहने की, उसके अंतर्गत कार्य करने की व्यवस्था है, वो हॉब्स कहता है। और लास्ट में हॉब्स ये कहते हैं, और अपने खुद पुस्तक में भी कहा है, लेवियाथन में उसने कहा है, इसकी जो फेमस पुस्तक थी आपको मैंने पहले ही बताया था, जो लेवियाथन इनकी पुस्तक है, ठीक है ना, इसके अंतर्गत उन्होंने एक संप्रभुता के विचार दिए हैं। और इसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जो चर्च है ना, चर्च, ये चर्च भी राज्य की सत्ता के
अंतर्गत रहकर ही काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और यही बात यहाँ पे आती है टोटली, यानी जो मेरा इस पॉइंट कहने का यही मतलब है कि उस समय जब सर है वो अपने अधिकारों से ज़्यादा शासन व्यवस्था और राज्य सत्ता में या शासन कार्यों में हलचल उत्पन्न कर रहा था, तो यह उसका काम नहीं था। ये एक उन लोगों का एक धार्मिक संस्था होती है तो उनको वो अधिकार थे, लेकिन राज्य कार्यों में वो दखलंदाजी नहीं करना या उसको अनुमति नहीं थी। लेकिन जो ऐसा कर रहा था, तो थॉमस हॉब्स ने अपनी लेवियाथन पुस्तक में भी कहा कि सर से वो एक धार्मिक संस्था है, तो उसका कार्य लोगों के धार्मिक विश्वासों से जुड़ा हुआ है और इसलिए उस सर्च को भी राज्य सत्ता के अंतर्गत रहते हुए ही कार्य करना चाहिए। और इस चर्च ईसाई धर्म से विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का एक संघ है जो एक संप्रभु के अधीन संगठित है, संप्रभु की आज्ञा से ही अपना सम्मेलन कर सकता है। तो ये जो चर्च है वह राज्य की सत्ता है। राज्य की सत्ता का मतलब क्या है? संप्रभु के अधीन रहकर ही कार्य कर सकता है। तो अब ये चीज़ आप समझ गए हैं बहुत अच्छे से। 2 विचार हमने देख लिए। अब तीसरा विचार हम यहाँ पे देखते हैं और वो आपको समझना है। तीसरे विचार में हम जानते हैं और देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ शासन कौन सा है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, हम ये विचार किनके विचार देख रहे हैं? हम ये विचार देख रहे हैं थॉमस हॉब्स के। तो एक चीज़ मैं आपको भी बीच में टॉपिक के बीच में कह देता हूँ कि जब भी आप जो पढ़ रहे हैं ना, तो उस समय आपको पेन पेंसिल या जो भी है उस और नोटबुक साथ में रखें, उसको नोट्स करते रहें। क्योंकि एक चीज़ आप खुद गौर करना कि ऑनलाइन या जब भी आप कहीं पढ़ रहे हैं और उस दौरान आपके खुद के लिखे हुए जो नोट्स होते हैं ना, वो आपके बहुत काम आते हैं। तो बस यही कहता हूँ कि आप नोट्स भी करें और उसको समझें भी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था कौन सी है। कौन सी है सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था, वो हमें देखना है। क्योंकि थॉमस हॉब्स उस समय की अलग अलग व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपने विचार दिए हैं। तो थॉमस हॉब्स कहता है कि टोटल शासन तंत्रों में 3 भेद बताए हैं। तीन भेद बताए उन्होंने। कहा कि 3 तरह की शासन व्यवस्था होती है। 3 तरह की शासन व्यवस्था होती है। तो जैसे पहली तो बताई उन्होंने राजतंत्र, दूसरी शासन व्यवस्था के बारे में इन्होंने वर्णन किया कुलीन तंत्र, और तीसरी शासन व्यवस्था के बारे में बात करता है प्रजातंत्र। तो अब हमारा पॉइंट यहीं से शुरू होता है और ये कहते हैं कि हॉब्स इस तीनों में से किस व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ मानता है। समझ रहे हैं ना? इस पॉइंट के अंतर्गत हम ये बात करें कि थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग उन्होंने शासन सत्ताओं में भेद किया और 3 तरह के शासन के रूप बताए, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। तो इनमें सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था कौन सी है? प्रश्न ये आएगा कि थॉमस हॉब्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था कौन सी है। तो हम बढ़ेंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। या इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि थॉमस हॉब्स ने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के अंतर्गत सूचीबद्ध किया है। थॉमस हॉब्स ने कहा है कि राजतंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा पूरी तरह की शासन व्यवस्था, यानी राज्य के अंदर जो चाहते हैं शांति व्यवस्था, मर्यादित कुलीन व्यवस्था को एक तरह से हम कहें तो थॉमस हॉब्स यही कहता है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा सभी लोगों का कल्याण संभव है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रजातंत्र क्या है? प्रजा का शासन है, यानी सभी प्रजा के द्वारा मिलकर ये शासन व्यवस्था चलाया जाता है। कुलीन तंत्र में क्या होता है कि मान लीजिए 100 में से कुछ लोग हैं ना, 100 में से भी कुछ लोग हैं वो उस शासन व्यवस्था को हाथ में लेकर चलते हैं। और फिर हम बात करते हैं राजतंत्र की। तो राजतंत्र है वह शक्तिशाली शासन व्यवस्था का रूप होता है। इसको हम एक तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इनके अंतर्गत आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि क्यों थॉमस हॉब्स ने राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। कारण भी तो पता होना चाहिए ना, क्यों इसको ज़रूरी माना है। तो अब आप इस तरह को ध्यान रखेंगे कि ऐसे कहा गया है कि जो प्रजातंत्र होता है ना, उसमें लगभग सब लोगों को अपने अधिकार शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो फिर क्या करते हैं, वो अपने स्वार्थ की वजह से आपस में लड़ते हैं और आपस में लड़ने की वजह से ये जो शासन है वह सही रूप से सफल नहीं हो पाता है। यानी इसमें लोग अपने स्वार्थ के कारण ये जो राज्य है, ये शासन व्यवस्था सफल नहीं होती है। कुलीन तंत्र में क्या होता है? कुलीन तंत्र के अंतर्गत ये बात कही गई है
कि कुलीन तंत्र में तो शासक वर्ग के व्यक्तियों के निरंतर संघर्ष चलता रहता है। कुलीन वर्ग में मतलब कुछ एक व्यक्तियों के पास सत्ता होती है, लेकिन वह अपने आपसी स्वार्थ की वजह से आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और इस वजह से ये शासन व्यवस्था भी सही नहीं है। और प्रजातंत्र तो बताएं क्योंकि सब लोग स्वार्थी होते हैं। तो अब यहाँ पे राजतंत्र इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि राजतंत्र में संप्रभुता के लिए संघर्ष होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पे तो लोग आपस में लड़ेंगे स्वार्थ के लिए, क्योंकि प्रजातंत्र जो है वह लोगों का शासन होता है, लोग अपने आपसी स्वार्थ से लड़ते हैं। कुलीन तंत्र में 100 में से 10 व्यक्ति जिसके पास राज होता है तो वह अपने एक दूसरे की सर्वोच्चता की वजह से आपस में लड़ लेते हैं। और राजतंत्र में क्या होता है, एक ही शक्तिशाली होता है, उसके पास ही पावर होता है। तो इस तरह से इस व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे संघर्ष होने की संभावना रही रहती है। और फिर यहाँ पे ये बात करता है थॉमस हॉब्स कि यहाँ पे बहुत सारे स्वार्थ व्यक्ति होते हैं, इधर भी स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, इधर स्वार्थ एक ही होगा। तो यहाँ पे थॉमस हॉब्स कहता है कि बहुत सारे लोगों के स्वार्थ की अपेक्षा एक का स्वार्थी होना फायदेमंद रहता है। यानी राजतंत्र में एक ही राजा है, अगर वो स्वार्थी रहता है तो बहुत जने स्वार्थियों की बजाय वो एक स्वार्थी उचित माना जाएगा। हॉब्स ये मानता है कि राजा अपने स्वार्थ और प्रजा के हितों की अपेक्षा जल्दी सामंजस्य स्थापित कर लेता है, क्योंकि जनता का लाभ राजा का लाभ ही होता है। यदि प्रजा निर्धन, निर्बल और दुखी है तो उसका राजा संपन्न, सुखी और भव्य नहीं हो सकता है। तो इस तरह से एंडिंग तक यही कहते हैं कि सभी सरकार की रचना कृत्रिम रूप से विद्रोह द्वारा जर्जर राजतंत्र की अवसाद पर हुई है। यानी एक तरह यह बात करें कि बाकी जितने भी राज्य की शासन व्यवस्था के रूप हैं वह एक तरह से किसी के रूप है, जब राजतंत्र का बिगड़ा हुआ रूप होता है ना, उसको ये माना है। थॉमस हॉब्स ने कहा है कि राजतंत्र का बिगड़ा रूप है वो अन्य शासन व्यवस्था होती है। तो इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ कौन सा हो गया, राजतंत्र हो गया। इस प्रकार राजतंत्र केवल उचित ही नहीं वरन सर्वश्रेष्ठ स्वाभाविक भी है। उसका विचार है कि आनुवांशिक राजतंत्र ही उचित है, निर्वासित राजतंत्र की पद्धति ठीक नहीं है। तो अब मुझे ये बताइए, हमने 3 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है ना। पहले कानून और अधिकार के बारे में जाना, फिर राज्य सर्च के बारे में, और अब हमने जाना है सर्वश्रेष्ठ शासन कौन सा है। तो तीनों को बारी बारी से हमने इस वीडियो में देखा है। अगर फिर भी कंफ्यूजन रह जाता है ना तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें या फिर मुझे रूबरू कॉलेज में आकर मिल सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो इसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है।